नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात बजट सत्र और सत्र के दूसरे दिन बढ़ते क्राइम पर सदन में छिड़े संग्राम की। बजट सत्र के दूसरे दिन सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने सरकार को बढ़ते अपराध के मुद्दे पर घेर लिया। बीजेपी और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार प्रदेश में बढ़ते क्राइम पर लगाम नहीं लगा पा रही है। तो जवाब में सरकार ने भी झीरम का जिक्र कर विपक्ष को निशाने पर ले लिया। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में जारी बजट सत्र के दूसरे दिन सियासत बढ़ते अपराध पर गर्मा गई। दूसरे दिन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश में बढ़ते क्राइम को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। रमन सिंह बोल ही रहे थे कि बीच में वन एवं परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए झीरम कांड की याद दिला दी। झीरम का नाम आते ही सदन में पक्ष और विपक्ष में घमासान छिड़ गया। एक तरफ जहां सरकार झीरम हमले को रमन सरकार की सबसे बड़ी नाकामी बताती रही, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार सारे सबूत होने का दावा तो करती है, तो फिर क्यों वो सबूत एनआईए को नहीं सौंपे जाते। इसके साथ ही प्रदेश में बढ़ते क्राइम को लेकर बीजेपी ने सरकार को निशाने पर लिया। आज यहाँ उनकी सरकार है और जब उनकी सरकार है तो साक्ष्य को एनआईए के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। उनकी सुरक्षा की जवाबदारी सरकार को खुद को लेनी चाहिए। और मुझे लगता है कि यदि तथ्य है तो यहाँ बात करने के बजाय एनआईए के पास क्यों नहीं जाना चाहिए। अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए। हम इस बात के पुरजोर पक्षधर हैं और आगे भी हम रहेंगे। छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया है। जो हमारी कोरवा बच्चियां हैं उनके साथ में बलात्कार होता है, पत्थरों से कुचला जाता है, पुलिस के अफसरों को रिवॉल्वर से डराया जाता है, रायपुर शहर में चाकूबाजी की घटनाएं होती हैं, वीआईपी रोड अपराध का गढ़ बन रहा है, अवैध धंधों का गढ़ बन रहा है, पुलिस की नाक के नीचे बन रहा है। छत्तीसगढ़ को सरकार नहीं चला रही है, एक हम कह सकते हैं कि छद्म लोग पूरे छत्तीसगढ़ को चला रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ जहां विपक्ष ने सरकार को बढ़ते अपराध पर घेरा, तो वहीं सरकार झीरम को लेकर ही बीजेपी पर हमलावर दिखी। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि रमन सरकार 6 साल में भी झीरम हमले का खुलासा नहीं कर सकी। तो दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि प्रदेश में क्राइम करने वाले ज्यादातर बदमाशों पर कार्रवाई हो चुकी है। आपके शासनकाल में देश का सबसे भीषण हत्याकांड, सार्वजनिक जनप्रतिनिधियों का, सार्वजनिक लोगों का सबसे बड़े हत्याकांडों में जिसको जनप्रतिनिधियों का माना जाता है, उसमें वो सरकार 6 साल तक कुछ भी नहीं कर पाई। और ना एनआईए के लिए जब हमने मांग किया कि आपकी जांच पूरी हो गई, हमको फाइल तो दे दीजिए, तो उस फाइल दिलाने में भी आज के विपक्ष, उस समय के सत्ता पक्ष के लोगों ने अपनी सहभागिता नहीं निभाई, इसलिए वो बात सामने आई। हमारी सरकार जो भी घटनाएं घटती है उस पर तत्काल कार्यवाही करती है और दोषियों को सलाखों के पीछे भेजा जाता है। कर्ज ज्यादा लिया है, ये भी आज मसला उठा। देखिए, अगर कानून व्यवस्था ठीक होती, डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में झीरम जैसे नरसंहार, जो हमारे टॉप लीडर हैं, पुलिस जवान थे, लगभग 32 लोग शहीद होते हैं, कहीं न कहीं अगर कानून व्यवस्था होती तो ऐसे बहुत से प्रकरण हैं जो उनके कार्यकाल में हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में। अब सवाल ये है, क्या झीरम की याद दिलाकर सरकार बढ़ते क्राइम के सवाल पर बचने की कोशिश कर रही है? सवाल ये है, बघेल सरकार बढ़ते क्राइम पर कैसे लगाम लगाएगी? और सवाल ये भी, क्या झीरम मामले में इंसाफ के लिए अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा? सत्य प्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। सवाल बहुत सारे हैं, हमारे भी सवाल हैं, कुछ आपके भी सवाल हैं। और अब हम, जैसा आप जानते हैं, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर हम आपके सवालों को भी अपनी डिबेट में शामिल करते हैं। तो आप अगर इस मसले से, इस मुद्दे से जुड़ा हुआ, क्योंकि छत्तीसगढ़ में विपक्ष का कहना है कि क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और वाकई क्राइम की घटना बढ़ी भी है। सरकार कह रही है कि विपक्ष पहले अपनी सरकार के कार्यकाल को देखे, झीरम की याद दिलाई जा रही है। आप इस पर क्या सवाल पूछना चाहते हैं? आप फेसबुक पर या ट्विटर पर अपना सवाल हमें लिख सकते हैं। हम आपके नाम के साथ आपका सवाल
हमारे मेहमानों से पूछेंगे। हमारे 3 खास मेहमान जुड़ गए हमारे साथ। संतराम नेताम जी कांग्रेस के विधायक हैं, बीजेपी की तरफ से विधायक कृष्णमूर्ति बांधी जी और वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल मेरा संतराम नेताम जी आपसे। संतराम जी, क्या जनता को कभी उनके सवालों का जवाब नहीं मिलेगा? केंद्र से पूछिए तो वो कहते हैं कि देखिए नेहरू जी ने क्या किया था, आपसे पूछिए तो आप कहते हैं रमन सिंह ने क्या किया था। सरकारें आपकी हैं, हम आपसे सीधा सवाल पूछते हैं, आप आंकड़ों पर बात कीजिए। पुरानी सरकार ने क्या किया, क्या नहीं किया, वो क्यों हारे, ये सब तो हो चुका है सर। मैं कहना चाहता हूं आशीष भाई जी, 15 साल से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और अभी विपक्ष के द्वारा आज जो स्थगन लाया गया था उसमें अपराध को बढ़ना बताया गया था। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 25 मई 2013 जो झीरम घाटी का जो कांड हुआ है, इतिहास में, छत्तीसगढ़ के इतिहास में कभी इतनी बड़ी घटना नहीं हुई। और आज तक हम पिछले बार विधायक भी रहे और विपक्ष में भी रहे, हमने आवाज भी लगाए, हमारे सारे साथियों ने कहा कि झीरम घाटी का सच्चाई सामने आना चाहिए। माननीय गृह मंत्री हमारे अजय चंद्राकर जी जिस समय प्रभार में रहे, उन्होंने घोषणा किया कि सीबीआई जांच करेंगे, लेकिन उनके कार्यकाल तक जांच नहीं हो पाया, सीबीआई की जांच नहीं हो पाई। हमने पिछले बार भी इसकी लड़ाई लड़ा और जब हमारी सरकार जब आई तो हमारे जो मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी ने एसआईटी की गठन किया, परंतु उसको वापस करके एनआईए का जांच, हम तो कहते हैं कि इसकी सच्चाई आना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। कौन रोका है? हम तो चाह रहे हैं कि जो अपराधी हैं वो सामने आना चाहिए और हमारे प्रदेश के और देश के लोगों को पता चलना चाहिए कि आखिर झीरम घाटी की सच्चाई सामने आना चाहिए और सबको पता चलना चाहिए और आरोपी को जेल के सलाखों तक जाना चाहिए। ये घड़ियालू आंसू रो रहे हैं, अभी आर पार की लड़ाई कह रहे हैं, अपराध बढ़ गया। इस प्रकार से आरोप लगाना और सदन से भागना, चर्चा से, जब ग्राह्यता पे चर्चा हो रही थी तो चर्चा करना चाहिए, अब वहां अचानक बेल पे आ जाना, नाराबाजी करना, मैं समझता हूं कि ये संतराम जी, मैं बहुत देर से सुन रहा था आपको सर, मुझे लगा कि क्राइम के रेट पर, अपराध पर आप अभी बात रखेंगे, लेकिन मुझे फिर आपको उसी जगह लाना पड़ेगा, आपसे फिर सवाल पूछना पड़ेगा। आप भी झीरम पर ही बात कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं पुरानी सरकार पर। मैं तो कह रहा हूं सर कि पुरानी सरकार में खामियां रही होंगी तभी जनता ने नकारा। सवाल तो यह है कि अगर रायपुर के पौष इलाके में चाकूबाजी होती है, पहाड़ी कोरवा और दूसरी जनजाति बच्चियों के साथ रेप होते हैं, तो उस मामले में सरकार क्या गंभीरता दिखा रही है? मुख्यमंत्री के अपने गृह जिले में एक परिवार पर हमला हो जाता है, अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आरोपी सामने आ जाएं, अभी तक नहीं पहुंच पाए हम। हमारी सरकार जो है लगातार अपराधों पर नियंत्रण कर रही है, पुलिस बिल्कुल लगातार काम कर रही है और अपराधियों को आप देखेंगे, आंकड़े की हम बात करेंगे तो पिछले बार की तुलना में बहुत से जो अपराध घटित हुए उसमें सबसे ज्यादा अपराधियों को पकड़ा भी गया है और अपराध होने के बाद चालान भी पेश हो गया है और चालान पेश होने के बाद अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, अपराध में कमी आई है। आप देख लेंगे 2003 के बाद से अभी 2018 तक के कितने अपराध की संख्या बढ़ा है, उसमें कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और अभी हम 2018 से 2020 तक की बात करें, 21 तक की बात करें, तो आप तुलनात्मक अगर जानकारी चाहेंगे तो हमारे सरकार ने अपराध पर अंकुश किया है, पुलिस काम कर रही है, कोई हमारे प्रदेश में कानून अव्यवस्था नहीं है। विपक्ष का काम है कि वो हमको कटघरे में लाके अपना राजनीतिक रोटी सेकना चाहता है, कुर्सी में बैठे रहना चाहता है, क्योंकि 15 साल ही इन्होंने सत्ता का शुभ होगा है, उसके लिए चिलमिलाहट है, मैं कहना चाहता हूं। और ये निश्चित तौर पे ये विपक्ष की घड़ियालू आंसू है, इसलिए आज उन्होंने चर्चा से भागकर उन्होंने बेल पे आ गया। मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास संतराम जी। कृष्णमूर्ति बांधी जी, आपके पास आ रहा हूं। बांधी जी, पहला सवाल तो यही है जो मैंने संतराम जी से पूछा कि यही केंद्र में भी होता है, आप पूछिए तो जवाब आता है कि देखिए नेहरू जी ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया। आज आप इनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं कि आपने क्या किया। ऐसे तो फिर मिल गए जवाब हमको। अगर पिछली सरकारों को ही कोसते रहेंगे तो वर्तमान सरकार से पूछने का, सवाल पूछने का हक फिर कहां है? वो सारी चीजें हाँ।
आशीष भाई, मैं अपनी बात कहूँगा। अभी की चर्चा में दो बातें हैं। मुख्य बात यह है कि छत्तीसगढ़ में बढ़ता हुआ जो अपराध है उसके लिए जो विधानसभा में स्थगन लाया गया था, जिसमें हम लोगों ने, सरकार ने जब चर्चा कराने की स्थगन पर स्वीकार नहीं हुआ, तब हमने इसको गंभीरता को देखते हुए हमने वॉकआउट किया। लेकिन दूसरी बात है झीरम वाली बात है। एक तो बढ़ता हुआ अपराध और दूसरी में झीरम की घाटी पे है। तो मैं पहले बढ़ता हुआ अपराध पर बोलूंगा, फिर झीरम पे या छोटे झीरम पे ही बात कर रहता हूं कि देखो, झीरम पर जो भी प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं जांच को लेकर के, एसआईटी का हुआ है, एनआईए का हुआ है, सीबीआई का भी जो जांच हुआ है, अभी कांग्रेस के सरकार है अभी। बल्कि ये जो घटना घटी है हम उसकी निंदा करते हैं, और कांग्रेस सरकार पूर्णतः अभी सक्षम है, पद में है, उसकी तो गंभीरता से जांच कराएं। बहुत इनका कहना है कि ये सीबीआई की जांच चाहते हैं, लेकिन केंद्र की तरफ से सिफारिश नहीं मानी जा रही है और ना ही एनआईए फाइल सौंपने को तैयार है जांच की। देखो, कहीं ना कहीं ये टेक्निकल बात की कर रहे हैं। एनआईए का, सीबीआई का कोई टेक्निकल बात है जिसमें उलझा हुआ है, तो उन बातों को लेकर के सरकार अपनी पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ चर्चा करे, बातचीत करे, कोई टेक्निकल बात आ रही उसको बढ़ाए। लेकिन मैं एक बढ़ता हुआ अपराध पर भी बोलना चाहता हूं मैं, आशीष भाई, कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ का एक बात चलती है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया है। वो इसलिए है क्योंकि जो छत्तीसगढ़िया का जो स्वभाव है, उसकी प्रकृति है, उसको जो सहल जीवन यापन की पद्धति रही है, ये कभी अपराधों की तरफ से जाने वाले लोग नहीं थे। लेकिन जिन भी कारणों से हुआ है, पुलिस का भय समाप्त होने के कारण इस तरीके से घटना बड़ी तेजी के साथ घट रहा है, और उसके कारण निर्भीक हो गए हैं अपराधी, बिल्कुल निर्भीक हो गए हैं। पुलिस का भय समाप्त हो गया है, और छत्तीसगढ़ में इतनी घटनाएं घटी हैं जिसकी प्रमाणों के साथ, विचारों के साथ हम चर्चा करना चाहते हैं। और ये चर्चा किस बात के लिए? जब चर्चा होगी तो वो तथ्य सामने आएगा और सरकार उन पर संज्ञान लेकर के नियंत्रण करेगी। बांधी जी, मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास। पहल करेगी। देखिए, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, लेकिन हर समाज में अच्छे लोग होते हैं और कुछ लोग होते हैं खराब, और उन्हीं खराब के लिए होती है पुलिस व्यवस्था, कानून। और अगर ये व्यवस्था ढीली पड़ जाए तो फिर यही बदमाश सिर चढ़कर बोलते हैं। बांधी जी, मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास। गंगेश जी, हम अपने दर्शकों के सवाल भी इस डिबेट में शामिल करते हैं। ऐसे ही राजेंद्र सिंह दौलत राम नेती सिदार साहब हैं, उन्होंने एक फेसबुक पर हमें एक कमेंट किया है, एक सवाल पूछा है। वो कांग्रेस से सवाल ये पूछ रहे हैं कि आज कांग्रेस की सरकार है छत्तीसगढ़ में, और उसमें सरकार रहते हुए भी अगर झीरम घाटी की जांच नहीं करवा सकते, फिर सरकार बनाने का मतलब क्या हुआ? यानी कांग्रेस चाहे लाख सफाई दे, लेकिन आम जनता जो सवाल पूछ रही है वो बड़ा वाजिब सवाल है कि जब तक आप विपक्ष में थे आप कहते थे हमारे पास सबूत है झीरम के, जिस दिन सरकार में आएंगे इसकी जांच कराई जाएगी। आज आपको 2 साल से ऊपर हो गया है, वो सारे सबूत बीजेपी भी कहती है कि आप शो करिए, एनआईए को दीजिए, और आम जनता भी यही मांग कर रही है कांग्रेस से। निश्चित तौर पर यह सवाल इसलिए वाजिब है कि 2.5 साल गुजरने के बावजूद अभी तक इस पे कोई ठोस पहल सरकार की ओर से नहीं की गई है। एसआईटी का गठन किया गया है, ठीक है, एक न्यायिक जांच आयोग बनाया गया है, उसके सामने जो लोग इस घटना में शामिल थे उन लोग अपने हलफनामे के साथ सारे सबूत भी सौंप चुके हैं, उसका भी परिणाम अभी तक नहीं आया है। और इस बीच में एक मंत्री के ऊपर भी लगातार आरोप लग रहा है इस घटना में शामिल होने का, और मतलब आरोप लगाने वाले वो लोग हैं जो इस घटना के विक्टिम्स रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जब आपके पास सबूत है, आपके पास स्वतंत्र जांच एजेंसी है, तो आप क्यों नहीं उसको, और हाँ, खासतौर पर इस बात को और मैं जिक्र करना चाहूंगा कि भूपेश बघेल जब पीसीसी चीफ थे पिछले कार्यकाल में, तो लगातार इस बात को उठाते रहते थे कि ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है, झीरम कांड एक राजनीतिक षड्यंत्र है, इस बात को एनआईए की जांच में शामिल किया जाना चाहिए, या इस बिंदु के आधार पर सीबीआई की जांच हो। ये बिंदु आज तक, इस बार की सरकार में आज तक ये जांच का बिंदु शामिल हो ही नहीं पाया, ना न्यायिक जांच के आयोग में ये बिंदु शामिल है और ना एसआईटी इस लाइन पे काम कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि सरकार भी इस मामले को लेके सामने तो बोल रही है कि हम जांच करा रहे हैं, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं है कि इस जांच में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट सरकार का नहीं है, ये दिखता है। ये जो सवाल अभी जनता के बीच से है, बिल्कुल वाजिब सवाल है, और ये सवाल खड़ा होना भी वाजिब है। जी, एक हमारे दर्शक और हैं,
वो पूछ रहे हैं, धर्मपाल सिंह टेकाम साहब हैं, उनका सवाल है छत्तीसगढ़ सरकार से पूछ लीजिए, वो हमें कह रहे हैं कि बेरोजगारी भत्ता कब से मिलेगा। हालांकि ये थोड़ा सा मुद्दे से अलग है, लेकिन इसे मुद्दे से हम इस तरह जोड़ सकते हैं कि संतराम जी, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू साहब का बयान मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा था कि बढ़ती बेरोजगारी शहरों में बढ़ते क्राइम के लिए जिम्मेदार है, उनका यह बयान था। और एक बयान उनका यह भी था कि बेरोजगारी तो अब खत्म हो रही है, तो अगर बढ़ती बेरोजगारी ही बढ़ते क्राइम के लिए जिम्मेदार है तो फिर रोजगार उपलब्ध कराना किसकी जिम्मेदारी है। और इसीलिए युवा पूछ रहे हैं कि आपने जब बेरोजगारी भत्ता का जिक्र किया था मैनिफेस्टो में, तो फिर क्यों रोजगार और बेरोजगारी भत्ता आप युवाओं को नहीं दे रहे हैं? निश्चित तौर पे मैं कहना चाहूंगा कि 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और मैं बस्तर से बिलोंग करता हूं। और अब जो अभी कोरोना काल में जो आंकड़ा आया है, जो बेरोजगारी जो बाहर प्रदेश में, चाहे वो तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में हो, वो बाहर गए थे। अगर यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर उनको रोजगार देती तो ये बड़ी संख्या में 7 लाख से ज्यादा बेरोजगार हमारे छत्तीसगढ़ से दूसरा प्रांत में रोजगार के लिए गए थे। कई लोगों का तो वहां मौत हो गया। मेरे विधानसभा में कई ऐसे हैं जो बोरगाड़ी में गए, आज भी वो वापस नहीं आए। कई लोग जेल के सलाखों के पीछे हैं। आज ये बेरोजगारी की बात करते हैं। हमारे सरकार कोरोना होने के बाद भी हमारे बस्तर संभाग में और पूरे छत्तीसगढ़ में लोगों को रोजगार देने के काम कर रहे हैं। किसानों को सबसे बड़ा जो कर्जा माफ हुआ है और हमारे किसानों को 25 रुपए धान का जो समर्थन मूल्य दे रहा है, ये बेरोजगारों के लिए एक बड़ी राहत है। और सर, धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपए मत कहिए, सारी रार इसी पर है। 2500 रुपए 1 क्विंटल का दाम दे रहे हैं, समर्थन मूल्य नहीं है। हाँ, ये 1800 रुपए जो मिल रहा है, लेकिन हमारे राजीव गांधी न्याय योजना के तहत हम अंतर की राशि 685 रुपए जो दे रहे हैं, ये भी एक बड़ी राहत है हमारे प्रदेश के लिए। और बेरोजगारी जो बेरोजगारों के लिए रोजगार के लिए हमारे यहाँ भी पुलिस की भर्ती हो रही है। और भी अभी जैसे कोरोना काल के कारण अभी थोड़ा सा रुक गया था, अभी आने वाला समय में हमारी सरकार बेरोजगारों के रोजगार के प्रति काफी गंभीर है। और हम भी चाहते हैं कि हमारे बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए ताकि उनके आर्थिक स्थिति मजबूत हो, उनका परिवार सही चल सके। ठीक, संतराम जी आता हूं आपके पास। बांदी साहब, आपके पास आ रहा हूं। बांदी साहब, झीरम घाटी बहुत बड़ा एक प्लान्ड नक्सल हमला था। सियासी साजिश थी या नहीं थी, विपक्ष इस पर आरोप लगाता रहा। आज कांग्रेस की सरकार है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन सवाल सीधा सा ये है कि आपकी सरकार में ये इतना बड़ा जो हमला हुआ, आज भी विपक्ष में रहते हुए भी आप उस मामले में घिर रहे हैं। मुद्दा आप उठा रहे हैं बढ़ते क्राइम का, सरकार आपको झीरम के नाम पर घेर रही है। विपक्ष के तेवरों में कुछ कमी आ रही है क्या? ये तो केवल भ्रमात्मक बातें हैं आशीष जी कि बढ़ते हुए अपराध, मैंने इसे शुरू में कहा कि सर एक मशहूर व्यक्ति कह गए थे कि नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम में बहुत कुछ रखा है। सर अगर आशीष के साथ अगर आसिफ कह देंगे, मेरा नाम आसिफ है, बड़ा अच्छा लगेगा वाली बात। मैं जी बांदी साहब, आप सुनेंगे ना माननीय आशीष भाई जी। ठीक सर, आप बढ़िए सर, आगे कोई बात नहीं। आशीष भाई, मैं आप बढ़िए सर, बढ़िए बोलिए सर। कह रहा हूं कि एक आंकड़े पढ़ रहा हूं कि 2 साल में सरकार ने लूट के 839 मामले हैं, हत्या के 1800 मामले इस 2 साल के अंदर कांग्रेस के सरकार में हुए, डकैती के 134 मामले हुए हैं, छेड़छाड़ के 4169 मामले हुए हैं, जिसमें से आदिवासियों के साथ जो बलात्कार हुए हैं वो 720 हुए हैं और छेड़खान का है 295 हुआ है। अनुसूचित जाति के साथ में बलात्कारों की जो संख्या है 421 है और इनके छेड़छाड़ के मामले 326 हैं। इनके 2 साल के कार्यकाल हैं। और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के गांव में नशों का एक दौर चला हुआ है, जिस पर कांग्रेस की सरकार नियंत्रण करने में असफल हो रही है, आज तरह तरह के ड्रग, कई प्रकार के नशीली पदार्थ को युवाओं को घेरने के लिए आ रही है, सरकार उस पर कार्रवाई नहीं कर पा रही, उस पर दबाव नहीं बना रही जो पुलिस का होना चाहिए। आप समझ लिए, तो एक प्रश्न आया विधान में कि छत्तीसगढ़ में दारू कहां से आता है। वो उत्तरांचल से भी, उत्तराखंड, उत्तरांचल साथ में हिमाचल प्रदेश के साथ दारू आ रहा है। अब समझ लिए कि कितने बैरियर करके जो आपकी हिमाचल के जो दारुआं हैं हमारे राज्य से मिलती नहीं, लेकिन फिर भी राज्य में आ रहा है।
कौन रोक थोक करेगा? ठीक, मैं आता हूं इस पर आपके पास, बांदी साहब आता हूं आपके पास। गंगेश जी बातों को बताना चाहते हैं। गंगेश जी आखिरी 30 सेकंड दे पाऊंगा मैं आपको। और गंगेश जी मेरा आपसे एक सवाल सीधा ये है, अमूमन स्टडीज में ये पाया गया कि क्राइम बढ़ने की 2 वजह होती हैं, एक नशा और शराबबंदी अभी फिलहाल हमारे प्रदेश में होने जा नहीं रही, ऐसी कोई घोषणा हुई भी नहीं, कोई डेट बताई भी नहीं गई। और दूसरी, गृह मंत्री ने खुद बताई थी कि बढ़ती बेरोजगारी शहरों में बढ़ते क्राइम के लिए जिम्मेदार है। तो बढ़ती बेरोजगारी और नशा की उपलब्धता यानी कि शराब की उपलब्धता, और दोनों मसलों पर अब सरकार ही कुछ कदम उठाए तो बेहतर, रोजगार बढ़ाए और शराबबंदी करे। लेकिन फिलहाल अभी दोनों सूरतों में थोड़ा पीछे हम दिख रहे हैं। निश्चित तौर पर घोषणा पत्र में प्राथमिकता रही। बांदी जी आ रहा हूं मैं आपके पास, सवाल गंगेश जी से था। जल खा करके भी हाँ जी, हाँ देखिए, सरकार की इसमें बिल्कुल उनके घोषणा पत्र में सबसे पहले शराबबंदी को लेकर ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना के संकट काल में भी सब तरफ शराब लोगों को उपलब्ध हुई है। तो ये बड़ा मसला रहा है कि पूरे प्रदेश में अगर शराब इस तरह से बटी, और इस समय लॉ एंड ऑर्डर पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था। दूसरी बात रही बेरोजगारी की। बेरोजगारी के लिए बहुत अच्छी स्कीम सरकार ने लाई है कि बेरोजगारों को जो ये छोटे छोटे काम है, 10 लाख 20 लाख के जो ठेके वाले काम है, वो देने की पहल सरकार की ओर से बहुत अच्छी पहल है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन सरकार नहीं कर पा रही है। अभी मैंने देखा वन विभाग में ढेर सारे काम निकले थे बेरोजगार इंजीनियरों के लिए, सब जगह पे दादागिरी हुई और आखिरी वो सारे टेंडर के रद्द हो गए, बच्चे बिना काम के फिर से भटक रहे हैं। तो इस तरह से अगर सरकार उसको एग्जीक्यूशन में अगर लाने में फेल होगी तो कैसे बेरोजगारी दूर होगी? बिल्कुल ठीक बात। और हाल ही में हालांकि 10,500 के आसपास जो शिक्षकों की नियुक्ति को मंजूरी मिल गई है, उसमें अगर इस तरह से कुछ और सरकार आगे बढ़े, कुछ और भर्तियां खुली नियुक्ति हो तो भी ठीक रहेगा। गंगेश जी बहुत शुक्रिया, माफी चाहूंगा सर वक्त और नहीं दे पाया मैं आपको, बहुत धन्यवाद आपका। संतराम जी, कृष्णमूर्ति बांदी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए।